हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज है क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, सोशलिज्म इन यूरोप। आज सेकंड पार्ट है, रशियन रिवॉल्यूशन हम इसमें कंप्लीट करेंगे। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से मेरे से MCQ प्रिपेयर नहीं हो रहे थे। लेकिन अब मैं क्लास रेगुलर लेने की कोशिश करूँगी पूरी। तो आज हम करेंगे रशियन रेवोल्यूशन। ये जो सीरीज़ रहेगी वो NCERT बेस्ड रहेंगे, प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। TGT सोशल साइंस के लिए ये स्पेशल क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द अक्टूबर रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया? रूस में अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आप सबको पता है रशिया में अक्टूबर रिवॉल्यूशन है, जो रूसी क्रांति है, वो 1917 में हुई थी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखो, दो क्रांति हुई थी रशिया के अंतर्गत। एक हमारी हुई थी फेब्रवरी, एक मिनट गाइस, फेब्रवरी रिवॉल्यूशन एक हुई थी फेब्रवरी, और एक हुआ था अक्टूबर रिवॉल्यूशन। दोनों 1917 में ही हुए थे। देखो, जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था 1917, इसके बाद क्या हुआ था, रशिया के अंतर्गत जो है सोशलिस्ट ने कब्जा कर लिया था, यानी समाजवादी आ गया था। ठीक है। और जब फेब्रवरी रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, इसमें क्या हुआ था, मोनार्की ख़त्म हो गई थी, यानी राजतंत्र वहाँ पर ख़त्म हो गया था। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रशियन रिवॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू विच टू की इवेंट्स? रूसी क्रांति को किन दो प्रमुख घटनाओं में विभाजित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दो इवेंट हमारे हुए थे, फेब्रवरी रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन। इसी को जो है हम रशियन रिवॉल्यूशन या फिर रूसी क्रांति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज द रूलर ऑफ रशिया इन 1914? 1914 में रूस का शासक कौन था? आप सबको पता है इस टाइम जो रशिया के राजा थे वो कौन थे, ज़ार निकोलस। और इनकी वाइफ का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, ज़ार, सॉरी गाइस, अलेक्जेंड्रा ज़ारीन जो है इनकी वाइफ का नाम था, जो कहाँ की थी, जर्मन की मूल निवासी थी, जर्मनी की। तो ये आपको याद रखना है। ये जो जार निकोलस थे, ये कहाँ पर रहते थे, ये विंटर पैलेस में रहते थे। आपको महल का नाम भी याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में बन जाती है और फिर आप वहाँ पर गलत कर आते हो। ठीक है। तो 1914 में जो रशिया का राजा था तो जार निकोलस द्वितीय थे, और वो विंटर पैलेस में रहते थे। उनकी वाइफ का नाम था अलेक्जेंड्रा जारिना, जो कि जर्मन की मूल निवासी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What was the major religion in Russian Empire in 1914? 1914 में रूसी साम्राज्य में बहुसंख्यक धर्म कौन सा था? तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो रशिया के अंतर्गत वैसे तो बहुत सारे धर्म थे, रिलीजन थे, लेकिन जो मेन था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच रिलीजन ग्रुप अपार्ट फ्रॉम रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वर प्रेजेंट इन द रशियन एम्पायर? रूसी रूढ़िवादी ईसाइयों के अलावा रूसी समाज में कौन से धार्मिक समूह थे? तो देखो, मेन तो वहाँ पर क्या था, रशियन ऑर्थोडॉक्स था। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो है बहुमत थी, लेकिन उसके अलावा जो है कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ठीक हो जाएगा। देखो, जब भी आप ये क्लास देखना स्टार्ट करो तो आप ये काउंट क्या करो कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है और कितनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया इन रशिया ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी? 20वीं सदी की शुरुआत में रूस के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से थे? देखो, रशिया के अंतर्गत क्या था, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, यानी 85% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, ऐसा और कहीं पर नहीं था। रशिया के अंतर्गत जो है
रशिया के अंतर्गत जो है 85% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं पर ही आपको जो है इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा। सिर्फ दो सेक्टर के, दो एरिया के अंतर्गत आपको जो है इंडस्ट्री मिली थी। कौन कौन से थे वो सेंटर? कीव था, या फिर मिन्स्क, या फिर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। देखो, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। यहीं सिर्फ दो ही जगह पर आपको जो है इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, लेकिन 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइप ऑफ वर्कर्स वर कंसिडर्ड अरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। कौन से श्रमिक अन्य श्रमिकों के बीच अभिजात माने जाते थे? तो कौन से माने जाते थे? जो हमारे मेटल वर्कर्स थे, यानी जो धातु का काम करते थे, उन्हें जो है अरिस्टोक्रेट माना जाता था, यानी क्या माना जाता था? अमीर माना जाता था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है which industries experienced frequent strike in Russia during the late 19th and 20th century। 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी में रूस में किस उद्योगों में अक्सर लड़ाइयाँ हुई थी? तो देखो, एक बार हम दोबारा से समअप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने ये पढ़ा है कि, एक मिनट गाइस, हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारी रूसी क्रांति हुई थी वो 2 बार हुई थी। एक तो फरवरी 1917 के अंतर्गत, एक अक्टूबर 1917 के अंतर्गत। वहाँ पर जो राजा का शासन था वो कौन थे? ज़ार निकोलस द्वितीय जो है राजा थे उस टाइम पर। और वहाँ की जो जनसंख्या थी वो मोस्टली यानी 85% पॉपुलेशन जो है कृषि पर यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। 2 ही क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपको इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी। कौन कौन से थे वो क्षेत्र? पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, और दूसरा क्या था? मॉस्को के अंतर्गत जो है आपको इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा। बहुत कम था इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन धीरे धीरे 80-90 के बाद रशिया के अंतर्गत जो है रेलवे लाइन एक्सपेंड होने लगी। ठीक है, कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन और स्टील के आउटपुट में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी। अभी तक हमने बस इतना पढ़ा है, ये आपको समझ आना चाहिए। तो अब यहाँ पर पूछा है कि कि 19वीं और 20वीं सदी में रूस में किस उद्योग में अक्सर हड़तालें हुई थी? तो यहाँ पर जो है टेक्सटाइल और मेटल इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत जो है हड़तालें स्टार्ट हो गई थी रशिया के अंतर्गत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हड़तालें हुई थी वो किस समय हुई थी? 1896 और 1897 के बीच में। और मेटल इंडस्ट्रीज़ में हड़तालें हुई थी 1902 के बीच में। ये आपको याद रखना है। मैं एक एक डिटेल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है एचटेट के बाद डीएसएसपी भी आने वाला है। एचटेट और डीएसएसपी कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो हम एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्यूरिंग विच ईयर डिड द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेस फ्रिक्वेंट स्ट्राइक। अभी मैंने बताया जो कपड़ा उद्योग थे उसमें अक्सर किन वर्ष हड़तालें हुई थी? 1896 और 97 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओन्ड मोस्ट ऑफ द लार्ज प्रॉपर्टीज इन द रशियन कंट्री साइड। रूसी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बड़ी संपत्ति का स्वामित्व किसके पास था? देखो, इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जो रशिया के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र था वहाँ पर जो ज़मीन थी, जो खेती थी, उसका जो स्वामित्व था वो किसके पास था, यानी किसके पास उनका अधिकार था? किसके पास था? नोबल्टी, क्राउन, या फिर ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ, या पीजेंट और फार्मर का ही था, या फिर इंडस्ट्रीज और मर्चेंट का था, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल का था? देखो, यहाँ पर भी जो ज़मीन का अधिकार था वो किसका था? नोबल्टी का था, क्राउन का था, और ऑर्थोडॉक्स चर्च का था, यानी कुलीन वर्ग का था, ताज का था यानी राजा का था, और रूढ़िवाद चर्च का था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर डिड लार्ज स्केल रेफ्यूजल टू पे रेंट एंड लैंडलॉर्ड मर्डर्स ऑकर्स इन साउथ रशिया। किस वर्ष दक्षिण रूस में बड़े पैमाने पर किराया देने से इनकार और जमींदारों की हत्या हुई? देखो, क्या हुआ था, मैंने आपको बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र था रशिया के अंतर्गत वहाँ पर जो ज़मीन थी उस पर किस किस का कब्ज़ा था? नोबल्टी का था। एक मिनट गाइस, ये गलत लिखा गया। जो ज़मीन थी वहाँ पर किस किस का था? नोबल्टी का मतलब कब्ज़ा था। ठीक है, जो चर्च के लोग थे उनका कब्ज़ा था। ठीक है, या फिर राजा का कब्ज़ा था।
और खेती कौन करते थे इस ज़मीन पर? किसान करते थे, और बदले में वो जो है यहाँ पर लगान भी देते थे किसान। तो किसानों ने क्या किया 1902 के अंतर्गत कि ये चाहते थे किसान कि नवाबों से ये इनसे मतलब ये ज़मीन छीनकर जो है किसानों में बांट दी जाए, और इन्होंने लगान देना बिल्कुल बंद कर दिया, और अपने जो भी इनके जो भी ज़मींदार होते थे उनकी हत्या करनी स्टार्ट कर दी। ये घटनाएं जो है सारी 1902 के अंतर्गत हुई थी, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, व्हाट वाज द यूनिक फीचर्स ऑफ रशिया पीसेंट्स कंपेयर टू द अदर यूरोपियन पीसेंट्स? अन्य यूरोपीय किसानों की तुलना में रूसी किसानों की अनोखी विशेषता क्या थी? यानी एक तो रशियन पीसेंट्स के बारे में पूछा है, वो यूरोपीय यानी जो अन्य किसान थे उनसे किस तरह से भिन्न थे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है, दे ओन्ड लार्ज एस्टेट इंडिविजुअली, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बड़े खेतों का स्वामित्व किया, या फिर वे समय समय पर अपनी भूमि को एक साथ जमा करते थे, या फिर उन्होंने भूमि की खेती करने से इनकार कर दिया था, या फिर वे पूरी तरह से जमींदारों पर निर्भर थे। देखो यहाँ पर जो रशिया के लोग थे वो क्या करते थे, जो रशियन पीजेंट्स थे वो ना अपनी जितनी भी ज़मीन थी वो अपनी ज़मीन जो है कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे, और फिर जो वो कम्यून होता था वो प्रत्येक परिवार को उसकी ज़रूरत के अनुसार जो है किसानों को ज़मीन बांटता था। यानी वे समय समय पर जो है अपनी भूमि जो है एक साथ जमा करते थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वट वॉज द सिस्टम कोल्ड थ्रू विच रशियन पीसेंट डिवाइड देयर लैंड? जिस प्रणाली के माध्यम से रूसी किसान अपनी भूमि विभाजित करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? सामूहिक मीर या फिर कम्यून मीर। यानी क्या करते थे वो किसान, मतलब समय समय पर जो है अपनी ज़मीन जो है इस कम्यून यानी इकट्ठा कर लेते थे, साथ कर लेते थे, और फिर जिस परिवार को जितनी ज़रूरत होती थी यानी ज़रूरत के हिसाब से किसानों में ज़मीन बांट दी जाती थी। ठीक है, तो इसे कम्यून या फिर मीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट इंस्पायर्ड मार्क्स आइडिया। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1898 में मार्क्स के विचारों से प्रेरित समाजवादियों द्वारा की गई थी। देखो रशिया के अंतर्गत जो है 1914 से पहले जितनी भी पार्टी बनती थी उन्हें गैर कानूनी माना जाता था, लेकिन ये जो पार्टी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ये 1898 में बनी थी, और ये किसकी पार्टी थी? वर्कर्स की पार्टी थी। ये आपको याद रखना है, ये नाम में भी है, वर्कर्स की पार्टी थी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी उसका गठन कब हुआ था? 1898 में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था? किस के विचारों से इंस्पायर थे वे? मार्क्स के विचारों से इंस्पायर थे। कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे? तो कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी के वे बिल्कुल विरोधी थे। ये बात तो आपको याद होगी शायद, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल विरुद्ध थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स के आइडिया से। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट ऑपरेट लीगली अंटिल 1914 तक कानूनिक रूप से संचालित हुई। तो मैंने अभी बताया कि 1914 तक जितनी भी पहले जो पार्टी बनी थी उन्हें इलीगल माना जाता था। नेक्स्ट है, द पार्टी यूज्ड न्यूज़पेपर स्ट्राइक वर्कर मोबिलाइजेशन टू स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस। पार्टी ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए समाचार पत्र, हड़ताल और श्रमिकों को संगठित किया। बिल्कुल ठीक है, इस पार्टी ने जो है अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपने न्यूज़पेपर छापे, स्ट्राइक्स की। ठीक है, तो ये आपको तीनों पॉइंट ये जो है बिल्कुल ठीक है। ये जो पॉइंट्स थे ये किसके बारे में थे? ये थे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के बारे में, जो कि 1898 में गठित हुई थी। ठीक है, और ये इसे जो है इलीगल माना जाता था क्योंकि ये 1914 से पहले बनी थी। इनकी पार्टी का खुद का अखबार आता था। तो जो हमारे तीनों पॉइंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो यहाँ पर भी हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सोशलिस्ट फोकस्ड ऑन द कंट्री साइड इन
द लेट 19th सेंचुरी। समाजवादियों ने 19वीं सदी के अंत में ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, बिल्कुल ठीक है। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। उन्होंने 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया, बिल्कुल ठीक है। द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी डिमांडेड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम नोबल्स टू पीजेंट्स। सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी ने कुलीनों से भूमि को किसानों में पुनर्वर्तित करने की मांग की। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ क्या लिखा है। देखो, दो तरह की पार्टी बनी थी हमारी। एक तो अभी हमने पढ़ी, कौन सी थी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी। एक थी हमारी वर्कर्स पार्टी, ठीक है। और एक हमारी बनी थी सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी थी, ये किसके लिए बनाई गई थी? ये पार्टी जो किसानों के अधिकारों की बात करती थी, यानी किसानों के राइट्स की बात करती थी, ठीक है। ये पार्टी 1900 के अंतर्गत बनी थी। तो हमारे जो ऑप्शन हो जाएंगे ये बिल्कुल ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है। जो सोशलिस्ट मतलब उन्होंने जो है 19वीं सदी के अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ध्यान दिया। उन्होंने 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई। किसके लिए बनाई? किसानों के लिए बनाई, ठीक है। और वो क्या चाहते थे कि कुलीन वर्ग से, ये जो है कुलीन जिन पर जो है अभी मैंने बताया था, नोबल्स का, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का, और किसका, राजा का जो अधिकार था ज़मीन के ऊपर, उनका अधिकार था। तो वो चाहते थे कि इन कुलीन वर्ग से ये ज़मीन छीनकर जो है, जो किसान है उनके बीच में जो है इनको बांट दी जाए, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1900 के अंतर्गत, और ये किसानों के अधिकार की बात करती है। लेकिन जो सोशलिस्ट रशियन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी थी, वो वर्कर्स की बात करती है, ठीक है। ये डिफरेंस इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। और ये जो दो पार्टी बनी थी, इनके अलग अलग थॉट्स थे। अब हम क्वेश्चन के थ्रू वो करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हमें बताने की कौन सा ट्रू है। लेनिन लेड द बोल्शेविक ग्रुप। लेनिन ने बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किया था। देखो क्या था यहाँ पर, जो हमारी ये बनी थी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि ये पार्टी किसके लिए थी? रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। मन ही मन में बताना ये किसकी पार्टी थी? रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। किसकी पार्टी थी ये? तो ये वर्कर्स की पार्टी थी, ठीक है। ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी 1903 के अंतर्गत। कौन कौन से थे? एक था बोल्शेविक और एक थी मेंशेविक। ये दो के अंतर्गत जो है इनकी जो वर्कर पार्टी थी ये डिवाइड हो चुकी थी। मेंशेविक, एक मिनट, मेंशेविक। जो बोल्शेविक के नेता थे वो कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन जो है इनके नेता थे। और जो मेंशेविक के नेता थे वो कौन थे? जूलियस मोर्टव, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं, क्या था ऑप्शन में? लेनिन लेड द बोल्शेविक ग्रुप। लेनिन ने बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किया, तो बिल्कुल ठीक है। जो बोल्शेविक था उसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। द मेंशेविक बिलीव्ड इन एन ओपन मेंबरशिप पॉलिसी। मेंशेविक खुले सदस्यता नीति में विश्वास रखते थे, बिल्कुल ठीक है। इनमें क्या विशेषताएं थी? जो बोल्शेविक थे वो चाहते थे कि ओनली जो ट्रेंड पीजेंट है वही जो है इसको ज्वाइन करे, यानी जो अनुशासन में रहे वही इसको ज्वाइन करे। और ये जो मेंशेविक थे ये क्या थे कि पार्टी जो है सभी के लिए खुली रहनी चाहिए, कोई भी इसमें जो है ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। तो ये मेंशेविक वाले थे। लेकिन बोल्शेविक क्या चाहते थे कि ओनली ट्रेंड पीपल ही इसके अंतर्गत सम्मिलित हो। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो सेकंड ऑप्शन देखो क्या था? द मेंशेविक बिलीव्ड इन एन ओपन मेंबरशिप पॉलिसी, बिल्कुल ठीक है।
मेंशेविक खुले सदस्य नीति में विश्वास रखते थे। बोथ ग्रुप एग्री ऑन द नीड फॉर अ डिसिप्लिन पार्टी, दोनों समूह अनुशासित पार्टी की आवश्यकता पर सहमत थे। नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। अनुशासित पार्टी की आवश्यकता कौन कहते थे? बोल्शेविक कहते थे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओनली 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, ग्रुप सपोर्टेड लिबरल इन रशियन एम्पायर, रूस साम्राज्य में उदारवादियों का समर्थन किन समूह ने किया था? देखो, आप सबको पता है कि लिबरल्स क्या थे। ये मैंने आपको बताया था सोशलिज्म इन यूरोप के अंतर्गत, यानी इसके फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत। मैं देखती हूँ कि आपको कितना याद है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे लिबरल की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। ये लिबरल्स थे, ये क्या चाहते थे कि मोनार्की ख़त्म हो जाए। ये जो टाइम पीरियड है ये 1905 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था, इस वक्त जो है रशिया के अंतर्गत ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी क्या होती है? इसमें जो है सारी शक्ति जो है राजा यानी शासक के पास होती है और वो तानाशाही करता है। ठीक है, ये ऑटोक्रेसी थी। तो 1905 में जो है रशिया के अंतर्गत जो है ऑटोक्रेसी थी। तो लिबरल चाहते थे कि यहाँ पर जो है मोनार्की ख़त्म हो जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने डिमांड की थी। किस चीज़ की डिमांड की थी? कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि उन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रशिया के अंतर्गत कब हुई थी? कब हुई थी? 1905 के अंतर्गत हुई थी। और किस किसने की थी? लिबरल्स ने की थी, नेशनलिस्ट इन पोलैंड ने की थी, मुस्लिम जेडिस्ट ने की थी और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी ने की थी। अब देखो, हम इन वर्ड्स का मतलब भी समझ लेते हैं। नेशनलिस्ट इन पोलैंड, यानी पोलैंड में जो राष्ट्रवादी थी उन्होंने की थी। मुस्लिम जेडिस्ट, ये क्या था? ये थे जो कि इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, यानी इस्लाम में आधुनिकरण चाहते थे। ठीक है, उसके समर्थक थे। और सोशल रिवोल्यूशनरी, मैंने बताया सोशल रिवोल्यूशनरी थे। और एक हमारी थी सोशल डेमोक्रेटिक। इसमें भी अभी आप दोनों में डिफरेंस बताओगे, सोशल रिवोल्यूशनरी में और सोशल डेमोक्रेटिक्स में। तो इन्होंने क्या सोचा? देखो, वैसे तो इनकी सोच सभी की अलग अलग थी, लेकिन ये चाहते थे, सारे चाहते तो यही थी कि मोनार्की ख़त्म हो जाए। तो इन्होंने साथ मिलकर जो है एक साथ मिलकर 1905 के अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उसके अंतर्गत कौन कौन थे? लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट इन पोलैंड थे, मुस्लिम जेडिस्ट थे, सोशल रिवोल्यूशनरी पीपल थे और सोशल डेमोक्रेटिक पीपल भी थे इसके अंतर्गत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इज द इवेंट ऑफ द वर्कर्स अटैक एट द विंटर पैलेस कॉल्ड? विंटर पैलेस में श्रमिकों पर हमले की घटना को क्या कहते हैं? देखो, ये क्वेश्चन है ना, बहुत घूम फिर कर आता है। ठीक है, तो जब भी आपको वर्कर्स का अटैक दिखे तो वहाँ वो हमारी कौन सी घटना होती है? ब्लडी संडे होती है। ठीक है, यानी खूनी रविवार होती है। ये क्या घटना थी? ये जो बात है ये है 22 जनवरी 1905 की। कब की है? 22 जनवरी 1905 की। ठीक है, देखो, ये जो भी अटैक होते हैं, ये धरने होते हैं, कोई भी इवेंट होते हैं, ये एक दिन में नहीं होता है। इसकी शुरुआत तो 1904 से हो गई थी। ठीक है, लेकिन 22 जनवरी के अंतर्गत देखो, पहले हम पूरी कहानी सुनते हैं। 1904 के अंतर्गत एक हमारी फैक्ट्री है पुटिलव आयरन वर्क्स। पुटिलव आयरन वर्क्स के अंतर्गत जो है 4 मज़दूरों को वहाँ पर काम से निकाल दिया गया। तो वहाँ के जो मज़दूर थे उन्होंने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया और हड़तालें स्टार्ट कर दी। उनकी क्या डिमांड थी? इनकी डिमांड भी पूछी जाती है। एक तो इनकी डिमांड थी कि जो उनका वर्किंग आवर्स है वो कितना कर दिया जाए? 8 घंटे कर दी जाए। ठीक है, और उन्होंने जो उनकी तनख्वाह थी, इंक्रीज़ इन वेजेस, यानी तनख्वाह में इंक्रीज़, वेजेस यानी सैलरी के अंतर्गत जो है इंक्रीज़ की बात की गई। और जो भी वहाँ पर काम करने की कंडीशन थी उनको ठीक किया जाए। तो ये इन्होंने 3 डिमांड की वहाँ पर। ठीक है, एक तो काम के घंटे को 8 घंटे कर दिया जाए, वेजेस जो है बढ़ा दी जाए, और जो भी वर्किंग कंडीशन थी, काम करने की कंडीशन थी, उसमें सुधार लाया जाए। इसका जो लीड किया था इस आंदोलन का, उनका जो नाम था वो क्या था? फादर कैपोन। क्या नाम था उनका? फादर कैपोन। एक एक पॉइंट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आंदोलन था, ये जो भीड़ थी, ये विंटर पैलेस चली जाती है। वहाँ पर राजा जो है इन पर लाठीचार्ज का आदेश दे देते हैं। और उस लाठीचार्ज से जो है 100
100 से ज़्यादा मज़दूर जो है वहाँ पर मर जाते हैं और 300 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ब्लडी संडे या फिर खूनी रविवार कहा जाता है। और जिस दिन यहाँ पर हत्याएं हुई उसी को हम जो है 22 जनवरी 1905 की डेट थी वो, उसी को हम ब्लडी संडे कहते हैं। एक बार मैं दोबारा से समअप करा देती हूँ। ये जो बात थी 1904 की बात थी। पुटिलव आयरन वर्क्स में जो है 4 वर्कर्स को जो है हटा दिया गया था। वहाँ पर फिर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। उनकी जो मांगे थी वो क्या थी कि 8 घंटे जो है मतलब वर्किंग डे होना चाहिए, उनकी वेजेस सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए और जो भी काम करने की कंडीशन है उन्हें बेहतर बनाना चाहिए। ये जो आंदोलन हुआ था इसको लीड किसने किया था? फादर गैपोन ने किया था। और ये जो मतलब फादर गैपोन ने इस आंदोलन को लीड किया था। और ये जो है विंटर पैलेस तक जब पहुंचा ये आंदोलन, तो वहाँ पर जो राजा थे उन्होंने जो है लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, जिसमें 100 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हो गए। उस दिन जो है 22 जनवरी 1905 थी और उसी को हम ब्लडी संडे इवेंट कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन बाय द जार। 1905 की क्रांति के दौरान जार द्वारा क्या बनाया गया? देखो, जो ये 1905 जब ब्लडी संडे की घटना हुई तो उसके विरोध में जो है वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सभी जो है संविधान सभा की मांग उठाने लगे थे। तो जार ने 1905 के अंतर्गत जो है ड्यूमा बनाई थी, यानी इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या फिर ड्यूमा। इस ड्यूमा का क्या मोटिव था, क्या एम था? इसके अंतर्गत राजा ने क्या बोला? राजा ने बोला कि मैं जो भी डिसीजन लूँगा ना, तो इसके अंतर्गत जो सदस्य होंगे उनसे पूछ कर लूँगा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रशिया के अंतर्गत जो है ड्यूमा कब बनाई गई थी? 1905 के अंतर्गत बनाई थी। फिर जो ये ड्यूमा बनी, जो देखो 3 ड्यूमा बनी। पहली जो ड्यूमा बनी वो सिर्फ 75 दिन चली। कितने दिन चली? 75 दिन चली। फिर जो दूसरी ड्यूमा चली वो 2 महीने में ख़त्म हो गई। ठीक है, दूसरी ड्यूमा जो है 2 महीने चली। जो तीसरी ड्यूमा थी उसके अंतर्गत राजा ने बहुत ही चालबाज किया। क्या किया इसने? जो खुद के लोग थे, जो अपने रिलेटिव्स थे, उन्हीं को जो है डूमा के अंतर्गत जो है ऐड कर लिया। अब देखो, इसके खुद के लोग इसके खिलाफ तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो फिर से जो है इसने जो है बड़ी चालाकी से जो है अपने ही लोगों को डूमा के अंतर्गत सेलेक्ट कर लिया और अपने ही मनमाने चलाने लगा था। ठीक है, तो थर्ड डूमा के अंतर्गत जो है इसने कंजर्वेटिव को ऐड कर लिया था। कंजर्वेटिव कौन थे? जो कि अपने ट्रेडिशनल परंपरा को बचाना चाहते थे। ठीक है, तो उन्हीं को जो है अपनी थर्ड ड्यूमा के अंतर्गत जो है शामिल कर लिया था। ये आपको याद रखना है कि पहली ड्यूमा 75 दिन में ख़त्म हो गई थी, दूसरी ड्यूमा जो है 2 महीने में ख़त्म हो गई थी और तीसरी ड्यूमा में उसने खुद के लोगों को ऐड कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which 2 alliances were involved in the war that broke out in 1914? 1914 में शुरू हुए युद्ध के दौरान कौन से 2 गठबंधन शामिल थे? देखो, यहाँ पर जो बात की गई है 1914 की, जो वार हुआ था आप सबको पता है कौन सा वार हुआ था? हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। कब से लेकर कब तक चला था? 1914 से लेकर ये जो है 1918 के बीच में चला था और ये 2 शक्तियों के बीच में था। पावर कौन सी थी, किन किन के बीच में चला था? एक तो थी हमारी सेंट्रल पावर और दूसरी थी हमारी अलाइज पावर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेंट्रल पावर के अंतर्गत कौन कौन से देश थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और टर्की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अलाइज पावर के कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, इसमें पूछा है कि जो वार हुआ था उसके अंतर्गत 1914 के अंतर्गत कौन कौन से अलाइसेस थे? तो कौन कौन से थे? सेंट्रल पावर और अलाइज पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच कंट्री फॉर्म द सेंट्रल पावर इन 1914? 1914 में सेंट्रल पावर के कौन कौन से देश शामिल थे? मैंने अभी बताया सेंट्रल पावर के अंतर्गत कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और टर्की, यानी ऑप्शन नंबर 2। और अलाइज पावर के अंतर्गत कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल नहीं बोलना, बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ठीक है,
तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना, तो यहाँ पर क्या हुआ था, पहले तो यहाँ की जो रशिया की जो जनता थी वो जो है जार को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। लेकिन जब जार ने जो है ड्यूमा से कंसल्ट करना बंद कर दिया, तो देखो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना, इसके अंतर्गत जो वहाँ की जनता थी, यानी जो रशिया की जनता थी, वहाँ पर उसने जार को सपोर्ट किया, यानी वहाँ वहाँ पर जो है लोगों ने जार को सपोर्ट किया, युद्ध में समर्थन दिया। लेकिन जार ने जो है जो डूमा उन्होंने बनाई थी उसमें जो है सलाह लेनी छोड़ दी, और युद्ध बहुत लंबा खींचता चला गया। इससे जो है लोगों ने वहाँ पर जो है उन लोग जो समर्थन दे रहे थे उनका धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेटमेंट इज करेक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो रीनेमिंग सेंट पीटर्सबर्ग टू पेट्रोग्रेड, देखो क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत रशिया जो है दोनों फ्रंट से लड़ाई कर रहा था, ईस्ट की साइड भी लड़ाई कर रहा था और वेस्ट की साइड भी लड़ाई कर रहा था। ईस्ट की साइड वो लड़ाई कर रहा था जर्मन के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन के साथ। वेस्ट पर वो लड़ाई कर रहा था फ्रांस के साथ। तो ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है, ये क्या था, इंडस्ट्रियल जोन था। मैंने अभी आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ये एक इंडस्ट्रियल जोन था। दो ही इंडस्ट्रियल जोन थे रशिया के अंतर्गत, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ये जो है जर्मन नाम था, क्या नाम था, जर्मन नाम था। और जर्मन से इसको नफरत हो गई थी क्योंकि युद्ध हो रहा था जर्मनी के साथ, तो इसने इसका नाम बदलकर जो है पेट्रोग्रेड कर दिया था। क्या कर दिया था, पेट्रोग्रेड कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। जारीना अलेक्जेंडर जर्मन ओरिजिन। जारीना अलेक्जेंडर कौन थी, जार निकोलस द्वितीय की वाइफ थी, जो कि जर्मनी की थी, ठीक है, जर्मन की मूल निवासी थी। एंड रासपुतिन, रासपुतिन कौन थे, एक सन्यासी थे, ठीक है, जो सलाह देते थे रानी को, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट टू द अनपॉपुलरिटी ऑफ द रशियन ऑटोक्रेसी, बिल्कुल ठीक है। जारीना अलेक्जेंडर के जर्मन मूल और रासपुतिन का रूस की राजाशाही के प्रचलन में योगदान था। मतलब क्या कहा गया है कि जारीना अलेक्जेंडर और ये जो सन्यासी थे रासपुतिन, इनकी घटिया सलाह के कारण जो राजा की जो लोकप्रियता थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट कॉज्ड मैसिव कैजुअल्टीज एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी बताया जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो जो है रशिया जो है दो फ्रंट पर लड़ रहा था, एक तो लड़ रहा था ईस्ट की साइड और एक लड़ रहा था वेस्ट की साइड। तो इसमें बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर भारी जनहानि और विस्थापन हुआ था। तो क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है ईस्ट साइड पर जो है बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी, लाखों लोग मारे गए थे और रशिया को जो है सामना करना पड़ा था, ठीक है। 70 लाख से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर मर गए थे और जो रूसी सेना थी वो पीछे हटने लगी। और वहाँ जैसे जैसे वो, फॉर एग्जांपल मैं आपको, देखो क्या हुआ था, जैसे ये मान लेते हैं ईस्ट साइड है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, जब मतलब रूसी सेना को लगा कि वो हार रहे हैं तो वो धीरे धीरे जो है पीछे हटते चले गए। और जैसे जैसे वो पीछे हटते चले गए तो उन्होंने वहाँ की जहाँ से भी वो गुजर रहे थे वहाँ की फसलें, इमारतें सबको नष्ट कर दिया ताकि दुश्मन उनके पीछे ना आ सके। लेकिन क्या हुआ, जो वहाँ पर रह रहे थे, जो इंसान रह रहे थे, उनको शरणार्थी बना दिया। इससे जो वहाँ पर रह रहे लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जार के इस फैसले से, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं आपको सारा समअप करके बताती हूँ। थर्ड है, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर भारी जनहानि और विस्थापन हुआ था, बिल्कुल ठीक है। रूसी सेना ने दुश्मनों को संसाधनों का उपयोग करने से रोकने के लिए पीछे हटते समय फसलों और भवनों को नष्ट कर दिया था, बिल्कुल ठीक है। देखो ये जो समय था ये था 1914 से 1916 के बीच में। इसमें जो है पूर्वी साइड पर जो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जब रशिया से लड़ रहा था जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इसको रशिया को हार का सामना करना पड़ा था। और जब ये सैनिक पीछे हट रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ की इमारतें, फसल सब कुछ नष्ट कर दिया था ताकि दुश्मन सेना वहाँ तक ना आ सके। लेकिन इससे उल्टा हो गया था, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनका जो है राजा की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा भड़क गए थे वहाँ के लोग। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सारे ऑप्शन। आपको डेट भी याद रखनी है, ये है 1914 से 1916
में हुआ था और ईस्टर्न साइड हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सारे ऑप्शन हमारे ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच ईयर डिड रशिया आर्मी सफ़र हैवी डिफीट्स, किस वर्ष के बीच रूस की सेनाओं को भारी हार का सामना करना पड़ा था। तो मैंने अभी बताया था कब करना पड़ा था, 1914 से 1916 के बीच में, जब जो है ईस्टर्न साइड यानी ईस्टर्न फ्रंट पर जो है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ जब वे लड़ रहे थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर नेवा, रिवर नेवा के लेफ्ट बैंक पर क्या स्थित थे, वर्कर क्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज थी, या फिर विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग थी, या फिर फूड सप्लाई सेंटर थे। देखो ये जो रिवर नेवा है, इसके जो लेफ्ट साइड पर सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी, जैसे फॉर एग्जांपल विंटर पैलेस था, ड्यूमा थी और गवर्नमेंट बिल्डिंग थी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ठीक हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसके राइट साइड पर क्या थे। राइट साइड पर जो है वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, वर्कर्स क्वार्टर और फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऑन विच डेट डिड द गवर्नमेंट सस्पेंड द ड्यूमा, सरकार ने ड्यूमा को किस दिन निलंबित किया था। तो ये 25 फरवरी 1917 के अंतर्गत जो है ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है, इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इन फरवरी 1917, फरवरी 1917 में प्रदर्शनी की शुरुआत किस घटना से हुई थी। देखो जो फरवरी 1917 का रिवॉल्यूशन हुआ था, उस इवेंट की शुरुआत कैसे हुई थी, इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूछा गया है। देखो फरवरी 1917 के अंतर्गत जो रशिया की कैपिटल थी, रशिया की कैपिटल क्या थी, पेट्रोग्राड, क्या थी, पेट्रोग्राड। इसकी जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि वहाँ पर जो है अनाज की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी, और उस साल जो है ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, बहुत ज़्यादा कोहरे और बर्फ़बारी हुई थी, उससे जो भी फसल थी वो भी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर जो है अनाज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, यानी खाद्यान्न पदार्थ की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। इसी इवेंट से जो है फरवरी रिवॉल्यूशन, जो फरवरी की क्रांति है हमारी, स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो है 22 फरवरी के दिन जो है एक फैक्ट्री पर ताला लगा दिया जाता है। अगले दिन इस फैक्ट्री के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मज़दूरों ने उन पर ताला लगा दिया, और ये जितने भी हड़तालें यहाँ पर हो रही थी, इनका मोस्टली नेतृत्व जो है औरतों द्वारा किया गया था। तो यहीं से जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, इस फरवरी 1917 की क्रांति से। तो आपको याद रखना है, इसका नेतृत्व जो है ज़्यादातर महिलाओं ने किया था, और खाद्यान्न पदार्थ की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, किल्लत हो गई थी। तो इसी से यहाँ पर जो है हमारा फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इफ़ फैक्ट्री स्ट्राइक नहीं, फैक्ट्री स्ट्राइक भी हुई थी, लेकिन फैक्ट्री स्ट्राइक क्यों हुई थी, क्योंकि मज़दूरों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो पॉलिटिकल रैली, या फिर जार स्पीच, या फिर क्या हो जाएगा, फूड शॉर्टेज, तो भोजन की कमी के कारण ये सब हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, ये आंसर यहाँ पर गलत दिया है। व्हेन डिड जार निकोलस टू एब्डिकेट द थ्रोन, जार निकोलस ने द्वितीय ने गद्दी कब छोड़ी थी। देखो ये इवेंट मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। देखो पहले हम है ना सारा सम अप कर लेते हैं कि ये जार निकोलस थे जो द्वितीय थे, उन्होंने अपनी गद्दी क्यों छोड़ी थी, क्या हो गया था ऐसा। तो मैंने आपको बताया, जो रशिया की कैपिटल थी पेट्रोग्राड, उसके अंतर्गत जो है अनाज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, यानी भोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, जिससे जो है बर्फ़बारी और कोहरे की वजह से वहाँ की फसल जो है बर्बाद हो गई थी। इसकी वजह से 22 फरवरी के दिन
22 फरवरी के दिन एक फैक्ट्री पर ताला लगा देते हैं वहाँ के मज़दूर और फैक्ट्री बंद कर देते हैं, लेबर काम नहीं करती है। ये जो आंदोलन हुआ था 22 फरवरी के दिन, यहाँ पर जो है ज़्यादातर नेतृत्व उनका जो है वुमेन्स के द्वारा किया गया था। इसलिए यहाँ से जो है इसी दिन से जो है इंटरनेशनल वुमेन डे जो है बनाया गया है। देखो, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है हमारा 8 मार्च को बनाया जाता है, लेकिन क्या है थोड़ा कैलेंडर का थोड़ा हेर फेर हो जाता है उसकी वजह से। लेकिन यहाँ से जो है 22 फरवरी के दिन जो है इंटरनेशनल वुमेन डे बनाने की जो है शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जितना भी आंदोलन ये सब कुछ हुआ था, इनका जो नेतृत्व किया था वो वुमेन्स ने किया था, यानी वुमेन्स ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। फिर क्या हुआ, 25 फरवरी के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। ये मैंने आपको बता दिया है, इम्पोर्टेंट डेट है। 25 फरवरी 1917 को जो है गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। 26 फरवरी को क्या हुआ कि जो लेफ्ट बैंक था, लेफ्ट साइड कौन थे, विंटर पैलेस था, ड्यूमा था, गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, वहाँ पर जो है लोग जो है इकट्ठा होने लगे। ठीक है, लोग इकट्ठा होने लगे और 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर को लोगों ने मतलब बर्बाद कर दिया और बोला कि अपने जो हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कम करो, हमारी वेजेस जो तनख्वाह है उनको इंक्रीज़ करो। ठीक है, तो देखो अगर इतनी सारी हड़तालें होंगी, इतना आंदोलन होगा तो सरकार तो कुछ ना कुछ करेगी। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो है घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। लेकिन सैनिकों ने जो है इस मतलब सहायता देने से मना कर दिया और खुद जो है मज़दूरों के साथ मिल गए। तो देखो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि सोल्जर्स भी मिल गए घुड़सवार वाले, ठीक है, और वर्कर्स भी मिल गए। ये दोनों जो है गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, वर्सेस क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया। और यहाँ पर जो है सोवियत काउंसिल बनी। फिर क्या बनी, सोवियत काउंसिल का निर्माण हुआ, सोवियत काउंसिल का निर्माण हुआ। इसके आउटकम्स यानी इसके फिर परिणाम क्या हुए कि 2 मार्च 1917 के अंतर्गत जार जो है रिज़ाइन कर देते हैं और यहाँ पर जो है मोनार्की का शासन जो है समाप्त हो जाता है। बस इतना सा हमारा जो है फरवरी 1917 का रिवॉल्यूशन था। तो 2 मार्च 1917 के अंतर्गत जार जो है रिज़ाइन कर देते हैं, यहाँ पर राजतंत्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि राजा के सब कुछ खिलाफ हो गए थे, उनके खुद के सोल्जर्स जो है खिलाफ हो गए थे, मज़दूर भी उनके साथ मिल गए थे, तो जार को जो है रिज़ाइन करना पड़ा। डेट याद रखनी है आपको, 2 अक्टूबर 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर जार निकोलस एब्डिकेट, यानी जब जार निकोलस ने अपना पद त्याग दिया तो उसके बाद क्या बना था। सोवियत यूनियन बनी थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, या फिर इम्पीरियल गवर्नमेंट बनी थी, या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनी थी। तो उसके बाद जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ठीक हो जाएगा। और इन्होंने डिमांड किस चीज़ की थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, यहाँ पर इन्होंने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, अब देखो इसके अंतर्गत कौन कौन थे। इसके अंतर्गत जो है आर्मी थी, ठीक है, लैंडलॉर्ड थे, मज़दूर वर्कर थे जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, और लिबरल्स भी थे और सोशलिस्ट भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हिंदी के अंतर्गत है। वट वर लेनिन मेन डिमांड इन अप्रैल थीसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लेनिन की अप्रैल थीसिस थी वो क्या थी, टू कंटिन्यू द वार एंड स्ट्रेंथन अलाइंसेस, युद्ध को जारी रखना और गठबंधनों को मजबूत बनाना, या फिर टू क्लोज द सोवियट्स एंड एस्टेब्लिश ए मोनार्की, सोवियत को बंद करना या राजतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है टू एंड द वार, युद्ध समाप्त करना, ट्रांसफ़र लैंड टू पीजेंट, ज़मीन किसानों को देना और बैंक का नेशनलाइज करना, या फिर टू प्रमोट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एंड लिमिट गवर्नमेंट पावर्स, या फिर लोकतंत्र चुनाव को बढ़ावा देना और सरकारी स्थितियों को सीमित करना। तो आप सबको ये क्वेश्चन तो आता ही होगा। जो ये लेनिन थे ये कौन थे, ये बोल्शेविक के लीडर थे, और ये अप्रैल 1917 के अंतर्गत जो है अप्रैल 1917 रशिया से वापस लौटते हैं और ये 3 डिमांड करते हैं। 3 डिमांड क्या थी इनकी, कि वर्ल्ड वार को जो है ख़त्म कर दो, बैंक का नेशनलाइज कर दो, और लैंड जो है
ज़मींदारों को यानी किसानों को दे दो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वार को ख़त्म करो, लैंड जो है पीजेंट्स को दे दो और बैंक का नेशनलाइज कर दो। इन्हीं को जो है लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। थीसिस की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ये होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड लेनिन वांट टू बोल्शेविक पार्टी टू रीनेम इटसेल्फ। लेनिन जो है बोल्शेविक पार्टी का क्या रीनेम करना चाहते थे, क्या नाम बदल करना चाहते थे। तो इन सब के बाद जो है इन्होंने पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। और अगर पूछे कम्युनिस्ट पार्टी भी कौन सी है तो हमारी बोल्शेविक की पार्टी ही होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट एक्शन डिड द प्रोविजनल गवर्नमेंट टेक अगेंस्ट द स्प्रेडिंग बोल्शेविक इन्फ्लुएंस। देखो, बोल्शेविक प्रभाव के फैलने पर अस्थायी सरकार ने क्या कदम उठाए। अब देखो, एक जगह तो हमारी हो गई थी ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, और एक साइड हो गए थे बोल्शेविक। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो बोल्शेविक का प्रभाव ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए ये थी हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इसने क्या क्या स्टेप उठाए थे वो हमें बताना है। क्या था, सपोर्ट देयर डेमोन्स्ट्रेशन, उनके प्रदर्शनों का समर्थन किया, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। इनकरेज वर्कर टू रन फैक्ट्री, श्रमिकों को कारखाने चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। या फिर अरेस्टेड लीडर एंड रेजिस्टेंट वर्कर्स अटेम्प्ट टू रन फैक्ट्रीज, नेताओं को गिरफ्तार किया, श्रमिकों के प्रयास का विरोध किया, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रमोटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, भूमि के पुनर्वितरण को बढ़ावा दिया। यहाँ पर क्या हुआ था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि हमारी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है और बोल्शेविक की बढ़ रही है। तो इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो है उनके लीडर को अरेस्ट कर लिया, वर्कर्स को कहा कि आप फैक्ट्री रन नहीं करोगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर जो है हमारा अक्टूबर रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हेन डिड लेनिन परसुएड the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power। लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को समाजवादी सत्ता जब्ती के लिए सहमत कब किया। देखो, बोल्शेविक पार्टी और क्या हुआ, प्रोविजनल पार्टी के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाइयाँ होने लगी। बोल्शेविक को डर था कि कभी ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है डिक्टेटर ना बन जाए, इसलिए बोल्शेविक ने प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है प्लान बनाने स्टार्ट किए। बोल्शेविक ने आर्मी से सपोर्ट मांगा। तो 16 अक्टूबर 1917 के अंतर्गत जो है लेनिन ने बोल्शेविक और पेट्रोग्राड सोवियत को प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है प्लान किया, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर हमें बताना कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट है, ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री ए सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। देखो, ये अभी हमने पढ़ा है कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत को बोल्शेविक पार्टी को सत्ता के समाजवादी अधिग्रहण के लिए सहमत कर लिया। इन्होंने क्या किया कि रशिया के अंतर्गत जो है सोशलिस्ट समाज की स्थापना का अब टाइम आ गया, इसलिए इन्होंने जो है सोवियत को, आर्मी को, फैक्ट्री के एम्प्लॉय को, सभी को जो है राजी कर लिया था लेनिन ने। नेक्स्ट है, ए मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर लियोन ट्रोट्स्काई टू ऑर्गेनाइज द टेक ओवर। तो इसके लिए लेनिन ने जो है MRC यानी मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई। किसने बनाई थी, लियोन ट्रोट्स्काई को। याद रखना है, जो MRC बनाई थी वो लियोन ट्रोट्स्काई ने बनाई थी, ठीक है। और इस टाइम पर जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, एक साइड हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, तो पूछ लेते हैं कि जिस टाइम मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनी थी उस टाइम पर जो हमारे प्रोविजनल गवर्नमेंट थे उसके PM कौन थे। तो उसके PM उस टाइम कौन थे, क्रेंस्की, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक
है, क्रेंस्की। और जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? लियोन ट्रोट्स्की के द्वारा बनाई गई थी। तो बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट भी। बोल्शेविक अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। बोल्शेविक विद्रोह 24 अक्टूबर से शुरू हुआ। तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच शिप शैल्ड द विंटर पैलेस ड्यूरिंग द अपराइजिंग। किस जहाज ने विंटर पैलेस पर गोलाबारी की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये जो बोल्शेविक थे, इन्होंने जो अपनी MRC बनाई थी, यानी मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई थी, इन्होंने जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और एक हमारा जहाज़ था ओरेरा, ये आपको याद रखना, अरोरा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू के अंतर्गत पूछा जा चुका है। इसका पूरा नाम है अरोरा वेसल। ठीक है, अरोरा वेसल के द्वारा जो है गोला बारूद जो है विंटर पैलेस पर कराया गया था। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एट विच ट्रिटी डिड बोल्शेविक मेक पीस विद जर्मनी इन मार्च 1918। मार्च 1918 में बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ किस समझौते पर शांति की थी? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ट्रीटी ऑफ बर्लिन, ट्रीटी ऑफ मॉस्को। देखो, ये जो हमारी हुई थी, ये हमारी हुई थी ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क। इसके अंतर्गत जो है रशिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अपने आप को पीछे हट जाता है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अपने आप को हटा लेता है। तो हमें याद रखना है, रशिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत कौन सी ट्रीटी के तहत जो है वो पीछे हट जाता है? तो हमारी कौन सी हो जाएगी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What uniform was chosen by Bolshevik in 1980 clothing competition? 1918 के कपड़ा प्रतियोगिता में बोल्शेविक द्वारा कौन सी वर्दी चुनी गई थी? तो हमें बताना है कि कौन सी वर्दी चुनी गई थी 1918 के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन है जुबकोव का, नेक्स्ट है जारिस्ट यूनिफॉर्म, लेनिन सूट, या फिर बुडेओनुका, या फिर कोसाक वर्दी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका अर्थ होता है सोवियत टोपी। ठीक है, क्या अर्थ होता है? सोवियत टोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ग्रुप कंडम द बोल्शेविक अपराइजिंग। किस समूह ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की? द ग्रीन्स ओनली, या फिर पीजेंट्स, या फिर द रेड आर्मी। देखो, ये सब क्या थी, हमारी जो बोल्शेविक पार्टी थी लेनिन की, उसमें जो है मतभेद होने लगे। ठीक है, जिन्होंने इसका विद्रोह किया उन्होंने जो है अपनी रेड टीम बना ली। कौन सी टीम बना ली? रेड टीम बना ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 तरह की टीमें बनाई गई थी। रेड टीम किसकी थी? जो कि नॉन बोल्शेविक आप उसको बोल सकते हो। एक हमारी बनी थी वाइट टीम। वाइट जो टीम थी वो किसकी थी? जार निकोलस द्वितीय वाले लोगों की थी। जार निकोलस द्वितीय वाले लोगों की थी। ठीक है, और जो ग्रीन टीम थी वो किसकी थी? सोशलिस्ट की थी। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु वर द वाइट्स इन रशियन सिविल वॉर। रूसी गृह युद्ध में वाइट्स कौन थे? तो मैंने अभी बताया वाइट्स कौन थे? जार निकोलस द्वितीय के आदमी। फर्स्ट ऑप्शन है केवल विदेशी समर्थित सैनिक नहीं, प्रोजारवादी बल जो निजी संपत्ति के समर्थन करते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाइट्स जो है जार निकोलस द्वितीय के लोग थे। नेक्स्ट है, विच फॉरेन कंट्रीज बैक द वाइट एंड ग्रीन्स। किन विदेशी देशों ने वाइट्स और ग्रीन का समर्थन किया था? तो किसने किया था? फ्रांस ने किया था, ब्रिटेन ने किया था, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका ने किया था वाइट्स और ग्रीन का समर्थन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है,
What were some consequences of civil war and fighting between the Bolshevik and the other forces? बोल्शेविक और अन्य बलों के बीच गृह युद्ध लड़ाई के कुछ परिणाम क्या थे? जो बोल्शेविक और जो अन्य जो रह गए थे, जैसे ग्रीन टीम थी, ग्रीन टीम तो सोशलिस्ट की थी, जो वाइट टीम थी या फिर जो नॉन बोल्शेविक थे, उनके बीच क्या कारण थे लड़ाई के? मजबूत केंद्रीय सरकार, ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर रूसी क्षेत्रों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ रशियन टेरिटरीज, या फिर लूटिंग, बैंडेट्री एंड फैमाइन बिकेम कॉमन, लूट, डाकूगिरी, अकाल आम हो गए थे, या फिर आर्थिक समृद्धि हुई थी, या फिर पूर्ण शांति और स्थिरता हो गई थी। तो जब बोल्शेविक और नॉन बोल्शेविक के अंतर्गत युद्ध होने लगे तो उसके अंतर्गत क्या हुआ? लूटपाट होने लगी, अकाल पड़ने लगे और डाकूगिरी हो गई। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 जनवरी 1920 हु कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर्स। जनवरी 1920 तक पूर्वी रूसी साम्राज्य का अधिकतर हिस्सा किसके नियंत्रण में था? यानी 1920 के अंतर्गत जो है रशियन पर किसका अधिकार था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोल्शेविक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द सीक्रेट पुलिस अंडर द बोल्शेविक। बोल्शेविक के तहत गुप्त पुलिस का क्या नाम था? तो बोल्शेविक के अंतर्गत जो सीक्रेट पुलिस थी उसका नाम था चेका। ठीक है, बाद में इसे OGPU और NKVD रख दिया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट वर कुलाक्स रेफर टू द इन कंटेक्स्ट ऑफ कलेक्टिविजेशन। तो सामूहिकरण के संदर्भ में कुलाक किसे कहा जाता था? सबसे पहले हम देखेंगे कि कलेक्टिविजेशन क्या होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जब छोटे छोटे खेत को मिलाकर एक बड़ा खेत बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिविजेशन कहते हैं, कलेक्टिविज्म कहते हैं, या फिर सामूहिकरण इसको जो है हम बोलते हैं। ठीक है, और कुलाक्स कौन थे? गवर्नमेंट ऑफिशियल सुपरवाइजिंग ग्रेन कलेक्शन, अनाज संग्रहण की निगरानी करने वाले सरकारी अधिकारी, या फिर छोटे छोटे भूमि स्वामी किसान, या फिर संपन्न किसान, या फिर मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। तो ये जो कुलाक्स थे ये बड़े बड़े पीजेंट थे, यानी संपन्न किसान थे। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है अनाज की जमाखोरी कर लेते, जब महंगा होता था तब उसे बेचते थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा रशियन रिवॉल्यूशन की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज़।